गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो पी ब्लॉक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, है ना। और इससे पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था, एक तो डाई ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था और दूसरा टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक, और उनके एग्जाम्पल पढ़े थे आपने, है ना। अच्छा, जो पी ब्लॉक है वो काफी टेक्सचुअल ज्यादा है, उसमें एक्सेप्शन ज्यादा है, तो बार बार आपको चीजों को रिवाइज करना है, नोट्स बना के रखने हैं, शॉर्टकट ट्रिक बना के रखनी है, ताकि जब भी आप रिवाइज करें आपको आसानी हो। क्लियर। तो आज की वीडियो में हम दो चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। दो चीजों पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी? एक तो हम पढ़ेंगे ओजोन के बारे में, और बच्चों दूसरा हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप ऑफ सल्फर। क्लियर। तो ये दो चीजें आज के वीडियो में होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ओजोन पर। तो बच्चों हेडिंग डालिए ओजोन, OZONE, ओजोन। और ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O3। क्लियर। ठीक है, चलिए वही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और लास्ट में यूजेज, है ना। थोड़ा थोड़ा दो तीन चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक आधा बार क्वेश्चन इससे आ रखा है इसलिए। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं ओजोन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, जो ओजोन है वो क्या है? एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, इट इज एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट, जो ओजोन है वो कहां होती है? हमारे एटमॉस्फेयर में। आपने अगर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर होते हैं। जैसे सबसे निचला लेयर ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, और लास्ट में थर्मोस्फेयर। तो बच्चों इन गैसेस लेयर में जो ओजोन है वो सेकंड लेयर में होती है। कहां पर? स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में। ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा, इट प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। इट्स स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में? स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में। ठीक है। अच्छा, ओजोन यहां पर बनती कैसे है? तो ओजोन का जो फॉर्मेशन होता है वो ऑक्सीजन के ही थ्रू होता है, यानी ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है, और किसकी प्रेजेंस में? यूवी लाइट के प्रेजेंस में, है ना। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीजन, सॉरी, इट इज प्रिपेयर्ड बाय, ऐसे लिखेंगे इसको, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? लाइट, है ना। क्लियर। तो ऑक्सीजन से ही ओजोन का फॉर्मेशन होता है। अभी जब मैं आपको लैबोरेटरी मेथड पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। चौथा, इट इज डिस्ट्रॉयड बाय टू केमिकल्स। नंबर 1 है CFCs, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसमें फ्रेयॉन सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है। और दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड। ये दो केमिकल है जो ओजोन को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना। CFC और NO, जिसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय कौन करता है? CFC। तो CFC इंपॉर्टेंट केमिकल है ओजोन को डिस्ट्रॉय करने वाला। क्लियर। अच्छा, ये मुझे बताओ कि ओजोन का मेन काम क्या होता है? ओजोन का काम होता है बच्चों, जो यूवी रेडिएशन है, जो सन से यूवी रेडिएशन आ रहा है अर्थ तक, उस यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना। और अगर यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कई सारी बीमारियां हो जाएंगी प्लांट में, ह्यूमन में। तो उन बीमारियों को, या हम बोल सकते हैं कि जो यूवी रेडिएशन का हार्मफुल इफेक्ट है उससे हमें बचाता है कौन? ओजोन। तो
फिफ्थ पॉइंट आएगा, इट एब्जॉर्ब यूवी, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेडिएशन फ्रॉम यूवी रेडिएशन ऑफ सन, ठीक है, एंड प्रिवेंट ह्यूमन बीइंग्स, या हम बोल सकते हैं प्रोटेक्ट, प्रिवेंट लिखेंगे, प्रोटेक्ट लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इट्स हार्मफुल इफेक्ट, है ना। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके बारे में, ओजोन के बारे में, ठीक है भाई। ओजोन एलोट्रॉप होती है ऑक्सीजन का, कहां प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में प्रेजेंट होती है, किससे बनती है, ऑक्सीजन से बनती है, सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है। कौन से केमिकल इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रिक ऑक्साइड, और काम क्या होता है, यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना और उसके हार्मफुल इफेक्ट से ह्यूमन बीइंग्स की रक्षा करना। क्लियर बच्चों, तो फटाफट से ये 5 पॉइंट नोट करते जाओ, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। क्लियर, ठीक है, चलो तो यहीं पर हम प्रिपरेशन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन, नेक्स्ट पॉइंट आप डालिए प्रिपरेशन, है ना। देखिए ओजोन को लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है, ऑक्सीजन से ही बनती है। तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑक्सीजन, सॉरी यार, ऑक्सीजन, है ना। अब देखिए होता क्या है कि ऑक्सीजन को हम इस तरह लेते हैं और यहां पर कंडीशन लगा जाती है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है भाई। तो हमें यहां मिल जाता है ओजोन। अब बैलेंस करो, इसको 3 रखो, इसको 2 रखो, हो गया। ऑक्सीजन से क्या बना, ओजोन बना। और क्या किया हमने, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रेजेंस में। एक चीज बच्चों ध्यान रखना, जब ऑक्सीजन से ओजोन बनता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जो यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू है वो प्लस में आएगी, कितनी होती है, 142 किलो जूल पर मोल, इतनी होती है। यानी इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और आपको मालूम है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें हीट कम से कम रखनी पड़ती है। तो जो बच्चों ये साइलेंट वर्ड आया ना, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो कम से कम हीट प्रोड्यूस हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये एक कॉमन मेथड है ओजोन को बनाने का। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसमें जो एपरेटस यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं ओजोनाइजर, ठीक है बच्चों। और मोस्टली 2 टाइप के ओजोनाइजर होते हैं, एक होता है साइमंस ओजोनाइजर और दूसरा होता है ब्रॉडीज ओजोनाइजर। साइमंस ओजोनाइजर और ब्रॉडीज ओजोनाइजर एक तरह का ये एपरेटस है ना। तो इसी के अंदर जो है ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होती है, ओजोन में कन्वर्ट होती है। क्लियर, ठीक है बच्चों, तो नोट करो फटाफट से इसे। तो नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टी। देख लेते हैं कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। देखो बच्चों, जो हमारे पास ओजोन है वो एक गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ओजोन का गैस फॉर्म में जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर। और कौन सा ब्लू कलर होता है, हल्का ब्लू, यानी पेल ब्लू हम उसे बोलते हैं। तो पहले फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। इन गैस फॉर्म इट इज पेल ब्लू। अगर इसको हम लिक्विफाई करें तो लिक्विड स्टेट में बच्चों ये हो जाती है डार्क ब्लू। और अगर इसको सॉलिडिफाई किया जाए, ठीक है,
तो ये हो जाती है हमारे पास वायलेट ब्लैक, यानी ब्लू कलर और गहरा होता जाएगा। अल्टीमेटली है वो ब्लू कलर, तो लास्ट में कैसा दिखागा वो, कैसे दिखेगा वो, वायलेट कलर का दिखेगा, है ना। तो इस तरह से जो है ओजोन डिफरेंट फिजिकल स्टेट में डिफरेंट कलर एग्जिस्ट करती है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर है उसमें ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। क्लियर। चलो, कम कंसंट्रेशन पर जो ओजोन है वो हार्मलेस नहीं होती, टॉक्सिक गैस नहीं है। लेकिन अगर एक सर्टेन कंसंट्रेशन से ऊपर हो जाए तो इट में कॉज हार्मफुल इफेक्ट, है ना। तो हम लिखेंगे यहां पर एट नॉर्मल कंसंट्रेशन इट इज हार्मलेस, बट इफ concentration more than 100 ppm, कितनी 100 ppm यानी पार्ट पर मिलियन, इतनी कंसंट्रेशन से ऊपर पहुंच जाए तो इट में कॉज हेडेक, सरदर्द हो सकता है और नौजिया हो सकता है। नौजिया का मतलब होता है उल्टी जैसा होना, है ना। तो थोड़ा चक्कर आ सकता है, उल्टी जैसा हो सकता है, तो थोड़ा सा हार्मफुल इफेक्ट इसके पॉसिबल है। क्लियर। इसीलिए बच्चों अगर जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में होती है तब तक वो हमारे लिए बेनिफिशियल, लेकिन जैसे वो ट्रोपोस्फेयर में आती है जहां हम लोग सांस ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा दिक्कत करने लगती है। क्लियर। ये हमारे लिए मतलब जनरली रेस्पिरेशन में कोई हेल्प नहीं करती है। तीसरी चीज, अगर हम O2 और O3 को कंपेयर करें और ये देखें कि थर्मोडायनेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन स्टेबल है, तो बच्चों कौन स्टेबल होने चाहिए, O2 इज मोर स्टेबल देन ओजोन। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे ओजोन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन। थर्मोडायनेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से O3 कम स्टेबल होती है, O2 ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा जब हम O2 से O3 बनाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी O3 मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी लेते हैं एज कंपेयर टू O2 मॉलिक्यूल। तो जिसके पास ज्यादा एनर्जी होती है उसकी एंट्रोपी ज्यादा पॉजिटिव होती है, और एंट्रोपी ज्यादा पॉजिटिव होगी तो वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। इसीलिए O3 अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू O2। क्लियर। कई बार पूछा जाता है ना। तो ये तीन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में केवल एक ही प्रॉपर्टी आपने पढ़नी है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर। जो ओजोन होता है वो काफी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए जो है ये कई सारी रिएक्शन देता है जिसमें ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पर लिखे ओजोन इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा व्हाई इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? देखो बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओजोन क्यों है? क्योंकि ओजोन जब डिग्रेड होता है तो O2 और इस तरह का ऑक्सीजन बनाता है। दिस फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन बनने की वजह से ही जो ओजोन है वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है। क्लियर। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो ओजोन है वो अनस्टेबल है, तो स्टेबल होने के लिए ये इन दोनों में ब्रेक हो जाता है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखिए बच्चों, जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। अगर मैं छोटे मॉलिक्यूल की बात करूं तो सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? फ्लोरीन। मालूम है ना आपको, फ्लोरीन इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद बच्चों किसका नंबर आता है? उसके बाद आता है ओजोन का, और तीसरा आता है ऑक्सीजन का। तो ये तीन हमारे पास पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर है। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है F2 इज मोर, O2 इज लेस, सॉरी O3 इज लेस एंड O2 इज वेरी लेस। इन तीनों का ये ऑर्डर आएगा। क्लियर। साइड में नोट कर लो फटाफट से।
तो चलिए इसमें जो रिएक्शन आती है वो देखिए कैसे है। ये लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है और खुद बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यहां पर 4 मॉलिक्यूल ओजोन होंगे, तो 4 और कितने चाहिए, 12 हो गए ना, तो 4 4O2, 8 4 12, ठीक है, यस। तो यहां पर बच्चों जो पीबीएस है ना, तो पीबीएस क्या हो रहा है, यहां पर PbSO4 बना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और यहां पर जो ओजोन है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, क्लियर। इसके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इकट्ठा हो रहा है। तो ये पीबीएस को PbSO4 में कन्वर्ट करता है। दिस रिएक्शन इज शो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन, ये तो दिख रहा है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन, आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, तो O3 प्लस H2O, ठीक है। अब देखिए I2 प्लस 2OH माइनस प्लस O2, तो बच्चों देखो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया ना इसका, ठीक है। तो ये आयोडाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, I2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन ये प्रूव करती है कि ओजोन क्या है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लियर। चलो नोट करो फटाफट से। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। ओजोन को किस तरह से हम ये पता करेंगे कि कितनी ओजोन गैस हमारे पास प्रेजेंट है, किस कॉन्सेंट्रेशन में, है ना। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन गैस, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें एनालिटिकल पोर्शन आ जाता है, बस आपको इतना समझना है कि कौन कौन से केमिकल किस मेथड से हम इसको यूज करते हैं, केमिकल क्या है और मेथड क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ओजोन गैस इज ट्रीटेड विद, ओजोन गैस को हम किसके साथ ट्रीट करवाते हैं, एक्सेस ऑफ KI सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ठीक है। और यहां पर एक बफर्ड सॉल्यूशन का यूज होता है, बफर्ड विद, ताकि वो पीएच को मेंटेन कर सके। बोरेट बफर, किसका यूज होता है, बोरेट बफर का, क्लियर। ये कितना पीएच मेंटेन करता है, 9.2, तो बफर्ड विद बोरेट बफर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओजोन गैस को एक्सेस ऑफ KI सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे। जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, आयोडीन गैस, आयोडीन गैस विल प्रोड्यूस, आयोडीन गैस मिल गई। अब बच्चों ये जो आयोडीन गैस है इसको हम टाइट्रेटेड करेंगे, आयोडीन गैस इज टाइट्रेटेड विद, आपने लेबोरेटरी में टाइट्रेशन किया होगा ना, ऊपर जो है हम नोन सॉल्यूशन लेते हैं, नीचे अननोन सॉल्यूशन लेते हैं, वही कहानी है। तो इसको हम किसके साथ ट्रीटेड करेंगे, विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ Na2S2O3, क्या नाम होगा इसका, दिस इज कॉल्ड सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, ऑल्सो कॉल्ड हाइपो सॉल्यूशन, हाइपो सॉल्यूशन, दोनों नामों से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ हम ट्रीट करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम होगी क्योंकि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, O3 का एस्टिमेशन करते हैं। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी इसमें, सबसे पहले लिखिए हम KI सॉल्यूशन प्लस O3 प्लस वाटर, ठीक है भाई। अच्छा देखो अब क्या बनेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो यहां पर बनेगा 2KOH प्लस I2 गैस और साथ में बनेगा O2, हो गया 4, ठीक है करेक्ट। तो देखो बच्चों यहां पर I2 गैस हमें मिल गई है, वो सॉल्यूशन के अंदर रहेगी, उस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा क्योंकि I2 गैस वहां पर बन रही है ना। अब देखो बच्चों
जो I2 गैस है वो किसके साथ ट्रीट होगी, हाइपो सॉल्यूशन के साथ, Na2S2O3। तो इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, यहां पर हमें मिलेगा 2Na प्लस Na2S4O6। दिस इज कॉल्ड सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट। तो अभी तो ये येलो कलर का था, जैसे हमने इसके साथ इसको ट्रीट किया इसका येलो कलर गायब हो गया। तो कलर चेंज से हमें पता चलता है कि कितना Na2S2O3 यूज हो रहा है। तो इसकी कंसंट्रेशन मालूम है, ठीक है। और बच्चों ये जो हमारे पास क्या सोल्यूशन है, ये हमेशा एक मॉलिक्यूल आयोडीन बनाता है। तो ये नोन है, ये नोन है, तो ये अननोन है, तो ये हमें मालूम चल जाएगा N1B1 इक्वल टू N2B2 से, वो पूरी कैलकुलेशन है। तो वो इस तरीके से हम इसका एस्टिमेशन करते हैं। आपको बस रिएक्शन और जो एक केमिकल हम यूज कर रहे हैं ये याद रखने की किस तरह से इसका एस्टिमेशन किया जाता है। क्लियर, ठीक है। चलो तो नोट करो फटाफट। अब लास्ट हम बात करते हैं बच्चों इसके यूजेस की, है ना। तो यूजेस में कुछ ज्यादा है नहीं। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम ओजोन गैस का यूज करते हैं। तो बच्चों ओजोन गैस बहुत सारी प्रॉपर्टी शो करती है, जैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, इसलिए वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आती है, जर्मिसाइडल भी है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी शो करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस की। पहली कैटेगरी में हम लिखेंगे इट इज जर्मिसाइडल। जर्मिसाइडल मतलब दे किल जर्म्स। डिसइंफेक्टेंट्स, चीजों को डिसइंफेक्टेंट करने के काम भी आती है, ठीक है। और तीसरा वाटर स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन है ना, वाटर्स के अंदर वाटर को प्यूरिफाई करना है, सब बोल सकते हैं। क्लियर। दूसरी कैटेगरी इट इज ऑल्सो ए ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्लीच का मतलब होता है टू डिकलराइज द कलर, कलर को डिकलराइज कर देना, उसको हम ब्लीचिंग बोलते हैं। तो ब्लीचिंग किस किस को ब्लीच करेगा, ऑयल्स को ब्लीच कर सकता है, आटे को ब्लीच करने के काम आएगा, कपड़ों से रंग उड़ा सकता है, फैब्रिक्स को ब्लीच करने के काम आएगा, ऑयल, फ्लोर, फैब्रिक्स और स्टार्च, है ना। तो इन सब चीजों से ये क्या करेगा, कलर को उड़ा देगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, तीसरी चीज है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है कुछ केमिकल को बनाने में। कौन सा केमिकल बनता है, KMnO4, ठीक है। तो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ KMnO4। तो ये इसके तीन इंपॉर्टेंट यूज थे। तो बच्चों ये ब्लीचिंग एजेंट भी होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। क्लियर हो गया। तो चलो नोट करो फटाफट से। लास्ट में हम पढ़ते हैं बच्चों इसका स्ट्रक्चर। वैसे केमिकल बॉन्डिंग में आपने स्ट्रक्चर पढ़ ही लिया होगा। देखो जो ओजोन है वो एंगुलर शेप का होता है। कैसा शेप का होता है, एंगुलर शेप, ऐसा, है ना। और एक तरफ डबल बॉन्ड होता है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसके पास होता है एक लोन पेयर, और इसके पास कितने लोन पेयर होने चाहिए, 3 लोन पेयर। इसके पास कितने लोन पेयर होने चाहिए, 2 लोन पेयर, है ना। इस शेप का होता है। क्लियर। यहां पर जो एंगल बनता है वो बनता है 117 डिग्री, और इसकी और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वल होती है, ठीक है बच्चों। ये होती है 128 pm। अब आप बोलेंगे ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इक्वल कैसे होगी। बच्चों जो हमारे पास ओजोन है वो रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है। देखो ये वाले लोन पेयर बॉन्ड पेयर बनेंगे और ये वाले बॉन्ड पेयर लोन पेयर बनेंगे। तो ये स्ट्रक्चर अब किस में कन्वर्ट हो गया, देखो यहां आ गया डबल बॉन्ड और यहां आ गया सिंगल बॉन्ड। तो 3 लोन पेयर और 2 लोन पेयर, और एक तो इसके पास था ही। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं तो माइनस, और जिसके पास एक ही लोन पेयर होता है वो प्लस। तो मॉलिक्यूल अभी भी क्या है, 0 है, यानी टोटल चार्ज क्या है, 0 है, क्योंकि प्लस और माइनस बराबर है। तो प्लस और माइनस, है ना।
तो ये जो बॉन्ड है ये दोनों ऑक्सीजन के बीच शिफ्ट होता रहता है, इसलिए दोनों की बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। क्लियर? तो अब इसको ऐसे करो और इसको ऐसे करो, तो दिस इज एंगुलर शेप, एंगुलर शेप। क्लियर हो गया? तो ये केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, जनरली आपको आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो ओजोन करते हैं फिनिश। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एलोट्रॉप ऑफ सल्फर। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। तो हेडिंग लगाइए, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। ठीक है, अब सल्फर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सल्फर में सबसे पहले हम एलोट्रॉप ऑफ सल्फर, उसके बाद कंपाउंड ऑफ सल्फर, है ना। तो बच्चों सल्फर के कई एलोट्रॉप पॉसिबल हैं, लेकिन उसमें से हम केवल 2 इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप की स्टडी करने वाले हैं, और ये 2 इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप के ही बारे में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो देयर आर 2 मेन एलोट्रॉप, है ना। कौन कौन से मेन एलोट्रॉप है? पहला हमारे पास है बच्चों रोम्बिक सल्फर, इसका नाम है रोम्बिक सल्फर, है ना, रोम्बिक सल्फर। और दूसरा हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, रोम्बिक सल्फर इज ऑल्सो कॉल्ड एल्फा सल्फर, एल्फा सल्फर। तो इसका नाम होगा बच्चों बीटा सल्फर। तो 2 नाम से इनको जाना जाता है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, या अल्फा सल्फर बोलो या बीटा सल्फर बोलो। ठीक है, अब देखो बच्चों, 1 बाय 1 हम इसके 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। इसके सॉल्युबिलिटी पर डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है उस पर डिस्कस करेंगे। 4-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। तो चलो पहले डिस्कस करते हैं रोम्बिक सल्फर। नंबर 1, रोम्बिक सल्फर। ठीक है बच्चों, क्या लिख रहा हूं, रोम्बिक सल्फर। अच्छा, रोम्बिक सल्फर को अल्फा सल्फर तो बोलते हैं, लेकिन 2 और नामों से यह जाना जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल सल्फर, या ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थो ORTHO, है ना, ऑर्थोरोम्बिक, या आपने अभी अल्फा सल्फर के बारे में पढ़ा है ना। तो इन नामों से भी ये जाना जाता है। कई बार अगर पूछ लिया जाए तो आपको कंफ्यूज ना हो कि ये कहां से आया, ऑक्टाहेड्रल या ऑर्थोरोम्बिक या फिर अल्फा सल्फर। क्लियर? क्या खास बातें हैं रोम्बिक सल्फर के? नंबर 1, किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इट इज सॉलिड। और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों? क्रिस्टलिन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। दोनों येलो कलर के होते हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, दोनों के दोनों। ठीक है, सॉलिड क्रिस्टलिन फॉर्म में होता है, येलो कलर का होता है। और अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो होता है बच्चों 385.8 केल्विन, इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर? ठीक। दूसरा, अगर दोनों एलोट्रॉप की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो रोम्बिक सल्फर इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म देन मोनोक्लिनिक। क्लियर? ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप्स। ठीक है, मोनोक्लिनिक से ज्यादा होता है, और जितने भी एलोट्रॉप्स होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल एलोट्रॉप है। ठीक है, तीसरी चीज, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी, तो बच्चों ये वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उनमें सॉल्युबल है। तो लिखेंगे इट इज इनसॉल्युबल इन, दोनों ही वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, नॉन पोलर सॉल्वेंट कैसे होते हैं बच्चों? जैसे कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है,
ईथर, है ना, एटसेट्रा। चलो 2 ही लेते हैं, ठीक। अच्छा, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कीजिए तो कितने सल्फर इसमें होने चाहिए और उनका अरेंजमेंट या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट किस तरह से होना चाहिए। तो बच्चों देखें, इट हैज S8 मॉलिक्यूल। कितने सल्फर होते हैं? 8 सल्फर होते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट क्या होगा? फॉर्म पकड़, पकड़ फॉर्म होती है। पकड़ का मतलब होता है बच्चों रिंकल या फोल्डेड, फोल्डेड फॉर्म में होंगे, या नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, ठीक है। अच्छा, ये सबके सब सल्फर किस तरह से अरेंज होते हैं? क्राउन फॉर्म में अरेंज होते हैं, क्राउन शेप्ड, क्राउन शेप में अरेंज होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं क्राउन शेप कैसे होती है इसकी। इधर मिटा देते हैं ना, यहां पे। तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बना है, तो डब्लू बनाना है बच्चों में, डब्लू, ये डब्लू बन गया, और एक डब्लू और बना लो, ये हो गया आपका क्राउन। क्राउन मतलब जो सर पर ताज होता है उसको क्राउन बोलते हैं। तो एक सल्फर यहां पर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 3, और ये 8वां। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया? क्राउन शेप S8 मॉलिक्यूल। तो ये जो मैंने डॉट लगा रखा है, ये क्या है बच्चों? एक सल्फर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल कितने सल्फर आ गए हमारे पास? 8 सल्फर आ गए, है ना। और किस शेप में अरेंज्ड है? क्राउन शेप में अरेंज्ड है, ठीक है, क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो इसमें, ये बनाया कैसे जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इवेपोरेशन ऑफ रॉल सल्फर। रॉल सल्फर का मतलब होता है एक टेप जैसा सल्फर, है ना, धागे जैसा सल्फर। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इवेपोरेटिंग ऑफ रॉल सल्फर। तो बस रॉल सल्फर को हम इवेपोरेट करेंगे तो हमें कौन सा सल्फर मिलेगा? रोम्बिक सल्फर मिलेगा। तो यानी इसकी फिजिकल स्टेट अलग होती है, इसकी फिजिकल स्टेट अलग होती है, ये इस शेप में एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो रोम्बिक सल्फर में पूछे जाते हैं, ठीक है भाई, नोट करो फटाफट से। तो मोनोक्लिनिक सल्फर को हम क्या बोलते हैं? बीटा सल्फर बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर है, दोनों क्राउन शेप और S8 मॉलिक्यूल होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, है ना। तो आप ये मत बोलना कि इसका शेप कैसा है, सेम टू सेम किसके जैसे है? रोम्बिक सल्फर के जैसे। क्लियर। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नंबर 1, इट इज सॉलिड पेल येलो। ये भी पेल येलो होता है, लेकिन येलो कलर थोड़ा सा डल होता है ना। S8 मॉलिक्यूल, ठीक है भाई। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सेम सॉल्युबिलिटी होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, उसी के जैसा। तीसरा, कैसी रिंग होगी? पकड़ रिंग होगी और क्राउन शेप होगा। हैविंग पकड़ रिंग क्राउन शेप, जैसा हमने रोम्बिक सल्फर पे पढ़ा था, ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए बच्चों, इसको किस से बनाया जाता है? ये जो हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर है, इसको रोम्बिक सल्फर से ही बनाया जाता है। तो देखो, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ रोम्बिक सल्फर,
rhombic sulfur in a dish, then cool it। तो जब इसको कूल करेंगे तो ये किसके जैसे हो जाएगा, मोनोक्लिनिक शेप के जैसे हो जाएगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर। क्लियर। अच्छा, इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस फॉर्म इज 369 केल्विन। उसका कितना था, 385.8। इसका कितना है, 369 केल्विन। तो बस ये 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मोनोक्लिनिक सल्फर के बारे में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सेम टू सेम इसका होता है। ठीक, अब देखो बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको पढ़नी है कि दोनों मोनोक्लिनिक और रोम्बिक्स एक ही टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी बोलने का मतलब है कि दोनों फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है, बशर्ते टेम्परेचर पर आपने कंट्रोल किया हो। ठीक है, तो देखो हमारे पास है रोम्बिक सल्फर, ठीक है, और इधर है मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, तो बच्चों एक टेम्परेचर होता है जिसका नाम है, जिसकी वैल्यू है 369 केल्विन। अगर टेम्परेचर 369 केल्विन से ऊपर होता है तो जो हमारा सल्फर है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मोनोक्लिनिक। और अगर टेम्परेचर 369 केल्विन से कम होता है तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे बिलो 369 एंड अबो 369। ठीक है, समझ में आ रहा है। एट द टेम्परेचर अबो 369 इट एग्जिस्ट इन मोनोक्लिनिक फॉर्म, बिलो 369 इट एग्जिस्ट इन रोम्बिक सल्फर। क्लियर। लेकिन बच्चों अगर मैं बोलूं कि एट 369 केल्विन टेम्परेचर, तो मोनोक्लिनिक और रोम्बिक दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी। एट 369 टेम्परेचर बोथ फॉर्म को एग्जिस्ट, दोनों हमें देखने को मिलेंगे। ठीक, सो दिस टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर 369, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन में सही लिख लेता हूं, है ना, ट्रांजिशन टेम्परेचर, है ना। ट्रांजिशन का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, कि इस टेम्परेचर के नीचे ये फॉर्म एग्जिस्ट करती है, इस टेम्परेचर के ऊपर ये फॉर्म एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर हो तो दोनों फॉर्म को एग्जिस्ट करती है। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोनों को साथ लेकर। चलो, अब सल्फर की कुछ और एलोट्रोपिक फॉर्म भी होती है इन दोनों के अलावा, है ना। तो वो दोनों मैं आपको बता देता हूं, बस दो पॉइंट और लिखने हैं, बाकी इस लेक्चर को हम यहां पर फिनिश करते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो फटाफट से। सल्फर ऑल्सो एग्जिस्ट इन अनदर एलोट्रॉप फॉर्म, एलोट्रॉप्स फॉर्म। ठीक है, तो एक फॉर्म होती है बच्चों जिसका नाम है साइक्लोएस6। क्या नाम है, साइक्लोएस6। और अगर साइक्लोएस6 को हम देखा जाए तो उसमें कितने सल्फर है, 6 सल्फर है। तो बच्चों 6 सल्फर जो है इस तरह से चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह से 1 सल्फर, 2 सल्फर, 3, 4, 5, 6। यह है साइक्लोएस6 कौन सी फॉर्म, चेयर फॉर्म, है ना। तो बस ये ध्यान रखना कि चेयर फॉर्म, वहां पर चेयर फॉर्म बना रखी है एनसीईआरटी में, तो वो कौन किसकी है, साइक्लोएस6 एलोट्रॉप की। क्लियर। अच्छा, सल्फर ऑल्सो एग्जिस्ट इन S2 फॉर्म।
S2 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, बट कब करता है? वेपर फेज में, वेपर फेज। ठीक है बच्चों, जब टेम्परेचर कितना होता है 1000 केल्विन टेम्परेचर होता है, तभी जाके ये फॉर्म एग्जिस्ट करती है। और जो S2 होता है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है जस्ट लाइक O2, क्योंकि जो O2 है वो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है? क्योंकि 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह बच्चों जो S2 होता है उसमें भी जो है 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इट विल शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। क्लियर? तो बस ये 2 फॉर्म में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। चलो, तो ये हमने 2 चीजें डिस्कस कर ली है, ओजोन के बारे में डिस्कस कर लिया और एलोट्रॉप ऑफ सल्फर के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, कई चीज समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एनसीईआरटी को थॉरली रीड करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, जहां पर समझ में नहीं आता वहां पर आप मुझे पूछ सकते हो। क्लियर? चलो, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।